यू आर लाइव, ठीक। वो कहाँ करोगे? चलो। साथियों, पुनः स्वागत है आपका एक बार क्लास में। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता था कि आज हमारी जो है पंचवर्षीय योजना की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि हमने कहा था शुरुआत में ही एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए कम से कम हमारी 2 से 3 क्लास होगी। क्योंकि देखो, अगर मैं एक ही क्लास में लेके चलता तो उसमें भी समस्या होती है ना। तो इसलिए हमने से 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आ गया। ठीक है। तो आजम चौधरी, राम राम भाई, बिल्कुल राम राम। आशीष भी आ गया, सौरभ भी, अंकित भी, मोहित भी, दुष्यंत भी, बिल्कुल। बादल शर्मा, बिल्कुल। सूरज, बिल्कुल भाई। ठीक है। तो आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था। ठीक है। तो इस वजह से 5 मिनट जो है वो लेट हो गया थोड़ा। तो फटाफट पहले एक काम करो, शेयर कर दो अपने ग्रुप में। जो भी आपके पास ग्रुप है उन सभी ग्रुप में जो है शेयर कर दो। ठीक है। और लाइक भी फटाफट लाइक भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे अभी। ठीक है। चलिए। कोमल कश्यप, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है। सब्सक्राइब तो करिए रखा होगा, नहीं कर रखा जो भी आपके पड़ोसी हैं जो भी है उनसे करवाओ। ठीक है। चलिए, तो करें शुरू भाई। ठीक है। तैयार है सभी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। तो साथियों, अगर हम बात करें तो हमारी जो क्लास चली हुई थी वो हमारी पंचवर्षीय योजना की क्लास थी। इसमें पंचवर्षीय योजना के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, हमने उनके विषय में चर्चा की थी। हमने पंचवर्षीय योजना के शुरुआत से, आर्थिक नियोजन के शुरुआत से बात करी। हमने एम विश्वेश्वरैया के विषय में बात करी। ठीक है। हमने ये भी बात की कि हमने जो पंचवर्षीय योजना है वो हमने कहाँ से ली थी। तो हमने बताया था कि जो हमने पंचवर्षीय योजना ली थी वो हमने सोवियत संघ से ली थी, है ना। 1928 में सोवियत संघ जो है वो सबसे पहला देश था जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करा था। ठीक है। और वहां का जो शासक था उसका नाम था जोसेफ स्टालिन, जिसके द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को लागू करा गया था। और फिर हमने इन पंचवर्षीय योजनाओं को सोवियत संघ से ले लिया था। ठीक है। चलिए फटाफट आप क्वेश्चन ही बताएंगे, ये बताइए। क्वेश्चन ये बताओ, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। भारत में आर्थिक नियोजन जो है, इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है, उसका जनक कौन है? भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कौन है? बताएंगे भाई। भारत में आर्थिक नियोजन का जनक, बिल्कुल सौरभ का जवाब आ गया। ठीक है। एम विश्वेश्वरैया, बिल्कुल भाई। एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन का जनक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, अगर बच्चों हम लास्ट क्लास की हम बात करें तो हमने लगभग 5 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी कंप्लीट कर ली थी। और बची हुई योजनाओं को आज हम कर लेंगे। आज जो क्लास है वो ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो मेन मेन चीजें थी, अगर हम बात करें शुरुआती दौर में, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास में हो चुकी। ठीक है। अब देखो, बात समझो। अगर हम बात करें, एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट 12 की 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं हमारी। ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, फटाफट आप, मैं भी लिख रहा हूं और आप भी लिखेंगे। ठीक है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ये आपके पास जो कॉपी है, रफ कॉपी, आप उसमें लिख के देखेंगे। देखो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें टाइम पीरियड है। अगर आपके टाइम पीरियड ही नहीं याद होगा तो फिर समस्याएं हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1951 से 1956 तक। साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक। और मैंने बताया था 3 योजना चलने के बाद कितने वर्ष का अवकाश आया? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अवकाश, 3 वर्ष का अवकाश हो गया, यानी 1966 से 1969 तक का अवकाश हो गया। फिर चौथी जो पंचवर्षीय योजना आई वो आई बच्चों 1969 से 1974। और पांचवी पंचवर्षीय योजना आई 1974 से 1978 तक। वो हमने बताया था कि 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, इस वजह से इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर फिर क्या आया था? रोलिंग प्लान आया था, अनवरत योजना आई थी। ठीक है। उसके बाद बच्चों छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे।
यानी कि 78 के बाद 2 योजना चली, 2 योजना चलने के बाद कितने वर्ष का अवकाश आया? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अवकाश आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना चली बच्चों 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से 1990। फिर 2 योजना चलने के बाद कितने वर्ष का गैप आ जाएगा? 2 वर्ष का अंतराल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिर 2 वर्ष का योजना अवकाश हो गया, 2 वर्ष का अवकाश। उसके बाद यानी कि 90 से 92 तक अवकाश रहा। फिर हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना आई 1992 से 1997। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ठीक है, फटाफट बताओ अब किस किस के याद थी, किस किसने लिखा मेरे साथ साथ, बताओ भाई फटाफट, किस किस के टाइम पीरियड याद था? ठीक है भाई, इसके बिना कुछ नहीं होगा, अगर ये याद नहीं है तो इसके बिना कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, तो बताएंगे फटाफट भाई। बिल्कुल, मोहित के भी याद थी, सूरज के भी, सौरभ के भी, आशीष के भी याद थी भाई। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल, बादल के भी, बादल शर्मा, दुष्यंत के भी याद थी भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगी तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड हो गया। लास्ट साथियों अगर हम बात करें तो हमने यहां तक जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, यहां तक पंचवर्षीय योजनाओं को हमने समाप्त कर लिया था। यानी 5 हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होगी थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो अनवरत योजना है, जो रोलिंग प्लान है, हमने रोलिंग प्लान को भी समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो अब चलिए आज बढ़ते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की ओर। ठीक है, तो अब होगा हमारा बच्चों छठी पंचवर्षीय योजना। तो हेडिंग डालकर लिखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? 1980 से 1985। साथ ही जो छठी पंचवर्षीय योजना होगी हमारी, छठी पंचवर्षीय योजना जो होगी ये होगी हमारी 1980 से लेकर 1985 तक। ठीक है, इसी के साथ अगर हम इसकी उद्देश्य की बात करें तो अगर छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करें तो वो था आत्मनिर्भरता। यानी जो हमें देश को है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो लिखेंगे उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे, उद्देश्य, तो उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता प्लस आत्मशक्ति। यानी हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना था और आत्मशक्तिशाली बनना था। आत्मनिर्भरता का मतलब ये बच्चों, देखो बात समझो, निर्भरता का मतलब है डिपेंडेंसी, यानी आप किसी चीज पे क्या हो? डिपेंड हो। और आत्म का मतलब है आत्मा, स्वयं पे। देखो, देश आजाद हुआ, देश के सामने खाद्यान्न संकट पैदा हुआ। जब देश के सामने खाद्यान्न संकट पैदा हुआ तो उसके बाद हमने हरित क्रांति की शुरुआत की। जब हमने हरित क्रांति की शुरुआत की तो हम खाद्यान्न के मामले में कैसे हुए? आत्मनिर्भर हुए। तो छठी पंचवर्षीय, देखो अगर आप किताब में पढ़ोगे वहां बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी होगी कि फलाना इस चीज को प्राप्त करना था, इस चीज को। मेन मुद्दा निचोड़ ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनना था। मेन मुद्दा ये है, आत्मनिर्भरता था हमारा मुद्दा। ठीक है, यानी अब हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन चुके थे, लेकिन और भी ऐसे कई सारे सेक्टर थे, ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जिनमें हमें आत्मनिर्भरता की आवश्यकता थी। तो इसलिए टारगेट ये रखा गया कि हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भर करेंगे। ठीक है, वही बच्चों अगर इसके हम मॉडल की बात करें, अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो वो था आयात निर्यात मॉडल। कौन सा था? आयात निर्यात मॉडल। यानी देश में हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाना था, आयात आयात और निर्यात। देखो, कोई भी देश गति जब भी करेगा, विकास जब भी करेगा जब वो देश ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चीजों को क्या करेगा? निर्यात करेगा। भारत आज भी अगर देखा जाए खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न भारत हर साल कई मीट्रिक टन जो खाद्यान्न है वो निर्यात करता है अफ्रीका के देशों को।
और भी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, ये जिन देशों में खाद्यान्न संकट पैदा होता है, भारत वहां पे निर्यात करता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आयात निर्यात को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, आयात निर्यात को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ठीक है, इतनी बात हुई। अब इसी के दौरान बच्चों मुझे ये बताओ, अच्छा कमेंट करके आप ये बताओगे, मैंने इस बात का पहले भी जिक्र करा था कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। ठीक है, ये बताओ पहला चरण वो कौन सा वर्ष था जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बताओगे आप फटाफट। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बताओ भाई, कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, शेयर करो फटाफट, शेयर भी नहीं कर रहे। ठीक है, लाइव कम है आज बच्चे, बिल्कुल। कितने बैंकों का किस वर्ष हुआ, 1969। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 1969। सूरज 1969, आशीष 1969, दुष्यंत 1969, बिल्कुल। सौरभ 1969, बिल्कुल भाई। यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अब बच्चों इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो लिख लेंगे, लिखेंगे 1980 में, 1980 में, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि 1980 में हमने दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे पहले 1969 में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण के बारे में बता रखा है मैंने, जब प्राइवेट संस्थान होती है, प्राइवेट चीजें होती हैं, जब राष्ट्र हित में राष्ट्र उन्हें अपना लेता है, नहीं सरकारी कर देते हैं हम। सिंपल भाषा में ये है कि प्राइवेट चीजें थी, सरकार ने सरकार ने अपने अधीन कर लिया उन्हें। ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कहलाएंगी वे। तो 1980 में बच्चों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें इस योजना में और क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ, तो और अगर हम महत्वपूर्ण की हम बात करें बच्चों, तो 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना। किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए बच्चों नाबार्ड की स्थापना हुई। अब देखो, नाबार्ड की कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है बच्चों, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होगी नेशनल, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात समझो बच्चों। अब बच्चों को कंफ्यूजन जो होता है वो नाबार्ड की फुल फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो चीजें, देखो जब हम नाबार्ड की फुल फॉर्म लिखते हैं तो बच्चे कहते हैं कि एन से क्या हो गया, नेशनल, एन से क्या हो गया, नेशनल, फिर वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे एग्रीकल्चर पे। नहीं भाई, यहाँ पे जो नेशनल है वो एन ए पूरा नेशनल है, ये याद रखना है आपको। जो नेशनल है वो पूरा एन ए, एन ए से क्या बन गया पूरा नेशनल, बी से क्या हो गया बैंक, ए से हो गया एग्रीकल्चर, और यहाँ पे क्या होगा, रूरल हो गया, और ये क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान देना है कि जो नेशनल है वो पूरा एन ए से नेशनल है। ठीक है, दूसरी चीज, अब बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड बैंक नहीं है, नाबार्ड कोई बैंक नहीं है, भले ही इसके नाम में क्या आ रहा हो, बैंक आ रहा हो, बैंक आ रहा हो। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कमेंट देंगे फटाफट। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए, बताइए भाई फटाफट बताएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी झील बताएंगे भाई। भाई दुनिया की बतानी है, भारत की बतानी है, दुष्यंत है, चिल्का, भारत की है वो, दुनिया की नहीं है भाई। बिल्कुल, ये है मांबा,
जो मांबा का कमेंट आया बिल्कुल सही, कैस्पियन सागर, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, अब देखो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। मांबा का भी कमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर। लेकिन नाम में क्या आ रहा? सागर आ रहा। सागर नहीं है वो, कोई झील है, याद रखना। भले नाम में क्या आ रहा हो, सागर। आकाश नाम का लड़का कहाँ पाया जा? धरती में पाया जा, आकाश में नहीं होता। तो ऐसा ही याद रखना। नाबार्ड में क्या आया? बैंक वर्ड आया, लेकिन नाबार्ड क्या नहीं है? बैंक नहीं है। एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 बैंकों के नाम दे रखे थे और में से पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नहीं है, और बच्चों ने उसमें गलती करी। तो बच्चों को पता क्या लगा? अच्छा नेशनल बैंक, नाबार्ड में तो बैंक आ गया, तो ये तो बैंक हो गई। तो एक्स वाई जेड इसके अलावा जो भी और ऑप्शन था बच्चे वो करके आई। नाबार्ड एक बैंक ना होकर बच्चों याद रखना, वित्तीय संस्थान है। नाबार्ड एक वित्तीय संस्थान है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेंगे। नाबार्ड, नाबार्ड बैंक ने होकर, नाबार्ड बैंक ने होकर वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान है। नाबार्ड बैंक ने होकर वित्तीय संस्थान है, यानी कि एक फाइनेंशियल बॉडी है, एक फाइनेंशियल बॉडी है, वित्तीय संस्थान है। आप ही देखो, क्या अगर बैंक होता तो बैंक की ब्रांच होती? क्या आपने कहीं पर नाबार्ड की ब्रांच देखी? क्या नहीं देखी होगी आपने। अब जो नाबार्ड मदद करता है किसानों की, वो करता है बैंकों के माध्यम से। यानी जो नाबार्ड है वो बैंकों को पैसा इशू करेगा। जिस भी किसान के पास ये मदद पहुंचनी है, वो नाबार्ड पैसा जारी करेगा, वो बैंक में जाएगा और बैंक से जो फिर जो है वो किसान को लौट होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और याद रखना जो नाबार्ड है, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये भी याद रखेंगे, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद साथियों हम बात करें इस पंचवर्षीय योजना में, तो एक काम और हुआ, एक बैंक की स्थापना और हुई, जिसका नाम था एक्सिम बैंक। क्या नाम था? एक्सिम बैंक। और ये इसकी स्थापना का वर्ष भी क्या है? 1982। और इसका भी जो एचयू है, हेडक्वार्टर है छात्रों, वो कहाँ पे है? मुंबई में। यानी कि जो एक्सिम बैंक है इसकी स्थापना भी 82 में हुई, नाबार्ड की स्थापना भी 82 में हुई, और दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। भारत के अधिकांश बैंकों और वित्तीय संस्थानों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। यही कारण है कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई को। अगर हम एक्सिम बैंक की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है आयात और निर्यात के लिए धन उपलब्ध कराना। तो इसकी एक्सिम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, ईएक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, और आईएम का मतलब है इंपोर्ट, यानी कि आयात निर्यात बैंक। ठीक है, आयात निर्यात बैंक। तो इस पंचवर्षीय योजना में छात्रों यही महत्वपूर्ण चीज है, याद रखेंगे। उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत, आत्मशक्ति, मॉडल था आयात निर्यात। अब इसके बाद अधिकांश जो मॉडल आएंगे बच्चों, आयात निर्यात के मॉडल आएंगे। यानी सरकार ने जोर दिया कि हम देश में आयात निर्यात को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। आयात निर्यात को बढ़ाने पे क्या दिया? जोर दिया। 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, 82 में नाबार्ड की स्थापना होगी। नाबार्ड के विषय में हमने चर्चा कर ली कि नाबार्ड क्या है क्या नहीं है। उसके बाद एक्सिम बैंक की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? एक्सिम बैंक की। अब उसके बाद बच्चों हम बढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। ये थी 1980 से लेके कहां तक? 1985 तक। यहां देखेंगे 1980 से लेकर 1985 तक। ठीक है, इसी में बच्चों अगर एक चीज और आप याद रखना चाहें तो आप ये भी याद रख सकते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इन्हीं के जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे लोगों से है, आप बताएंगे भारत में अभी तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? वो स्वाभाविक मृत्यु हो, वो स्वाभाविक मृत्यु हो, या किसी प्रकार की अस्वाभाविक, यानी ये तो हत्या करी गई हो, यानी कि स्वाभाविक मृत्यु हो। तो बताओ फटाफट, भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? बिल्कुल,
बिल्कुल भाई। सूरज का जवाब आ गया 3, सीमा का भी आ गया 3, आशीष का भी 3, कोमल 3, मांबा 3। बिल्कुल। आशीष नहीं भाई, एक नहीं है भाई, 3 है, 3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी, स्वाभाविक मृत्यु थी। 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में, जो कि भारत में पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। और तीसरी प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, 1984 में। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो वो समय प्रधानमंत्री नहीं थे, देश में चुनाव चल रहा था। बताएंगे फटाफट, राजीव गांधी की हत्या का आरोप जो है वो किस आतंकवादी संगठन पर लगा था? बताओ भाई, उससे पता लग जाएगा आप कितना पढ़ रहे। बिल्कुल भाई, मोस्टली जो हमारे पास बच्चे हैं लाइव में, अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले हैं। इस बात की तारीफ है कि क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, आशीष का भी जवाब आ गया, लिट्टे। बिल्कुल भाई, सौरभ लिट्टे, एलटीटी। बिल्कुल बिल्कुल, बादल शर्मा एलटीटी। बिल्कुल भाई, लिट्टे ने की थी राजीव गांधी की हत्या। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, जिसका जो मुख्य था वो कौन था? प्रभाकरण था। ठीक है, बिल्कुल होशियार है सभी बच्चे भाई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। अब होगी हमारी 7वीं, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी हम बात करें बच्चों, ये होगा 1985 से 1990 तक। यानी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है बच्चों, ये है 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, अगर बच्चों हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। कि देश का जो मॉडर्निफिकेशन हो रहा था उसके साथ साथ सामाजिक न्याय भी। तो उद्देश्य की हम बात करेंगे, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। देखो, आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय, बात को समझना बच्चों। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 7वीं। हमने कहा आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। अब राजीव गांधी इस समय तक आ चुके थे देश में, देश में कंप्यूटर का आगाज हो चुका था। भारत में जो कंप्यूटर लाने का श्रेय दिया जाता है वो राजीव गांधी को दिया जाता है। भारत में जो टेक्नोलॉजी एक प्रकार से आई भारत में, जो कंप्यूटर से जुड़ी, आज तो सारी चीजें टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से जुड़ी है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया जाता है। जो कि उस समय विरोध करा था विपक्षी दलों ने, ये कहा था कि देश के अंदर क्या होगी, कंप्यूटर के आने से बेरोजगारी फैल जाएगी, बेरोजगारी फैल जाएगी, लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, देखो सीधा सिद्धांत है, जब भी समाज के अंदर कोई नई चीज आएगी हमेशा एक पक्ष उसका विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो जब है हैवचल हो जाते हैं तो लोग धीरे धीरे समाज जो है उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है। ठीक है, तो भारत में जो कंप्यूटर का जनक एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो कंप्यूटर को लाने का श्रेय दिया जाता है वो राजीव गांधी को दिया जाता है। अब समझो, यहाँ पे प्रधानमंत्री थे 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी, तो उसका मेन उद्देश्य था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। ये कहा कि जो हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे, देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा, तो उसके साथ साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। ये नहीं हो कि समाज का एक वर्ग तो बहुत आगे पहुंच गया और समाज का एक वर्ग बिल्कुल पिछड़ा जीवन व्यतीत कर रहा, यानी अभी भी उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो ये था कि हम आधुनिकीकरण जब करेंगे तो उस आधुनिकीकरण में सभी साथ में होना चाहिए, समाज के सभी वर्ग साथ में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बच्चों अगर आपको बताऊं, आज भी आप झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो उस एरिया में जाओगे जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वो आज भी समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है। वहां पे जो बेसिक चीजें हैं, हॉस्पिटल है या स्कूल है, कॉलेज है, ये नहीं है वहां पे। अगर वहां पे बाजार भी जाना होता है तो कम से कम बाजार भी 70 से 80 किलोमीटर दूर है उन लोगों से। यानी बाजार करने के लिए वो कम से कम एक दिन पहले घर से चलते हैं, यानी एक दिन पहले चलेंगे, अगले दिन बाजार पहुंचेंगे, फिर अगले दिन जो है अपने घर पहुंचेंगे। यानी बाजार जाने के लिए कम से कम 3 दिन का सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ है, समाज की मुख्य धारा से अलग है। ठीक है, तो इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था कि आधुनिकीकरण के साथ साथ हम क्या करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे। ठीक है, मॉडल सेम ही था, आयात निर्यात जो उसका मॉडल था, तो सेम इसी का मॉडल था। अगर हम मॉडल की बात करेंगे तो क्या था, आयात निर्यात। सेम वही देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हमें बढ़ावा देना था, आयात निर्यात को बढ़ावा देना था। ठीक है,
भाई आयात निर्यात बढ़ेगा, जब तो देश आर्थिक रूप से क्या करेगा, तरक्की करेगा। ठीक है। इसी के दौरान अगर हम बात करें 1985 में, यानी इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के, राजीव गांधी के द्वारा अपनी माता श्री के नाम पर एक आवास योजना लाई गई, जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। ठीक है। ये शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोग थे उन्हें देने के लिए 85 में इंदिरा आवास योजना लाई गई। तो लिख लेंगे 1985 में इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना लाई गई। देखो बच्चों, बात को समझना, अगर हम मतलब ये लेके चले कि देश में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्होंने समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया, तो उनमें एक योजना थी इंदिरा आवास योजना। शहरी क्षेत्रों में जो भी गरीब लोग थे, जिनके पास घर नहीं थे, उन्हें रहने के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत घर दिया गया। इसी प्रकार में एक आगे योजना बढ़ेंगे वर्ष 2000 के आसपास, वो थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। वो भी एक देश की आधारभूत, एक प्रकार से देश में परिवर्तन लाने वाली योजना साबित हुई। हर गांव को सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया गया था। तो इंदिरा आवास योजना अपने आप में बच्चों एक महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है। इसी के दौरान बच्चों, इसी पंचवर्षीय योजना में 1988 में सेबी की स्थापना हुई। सेबी की स्थापना, और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे बच्चों, सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई में। और जो सेबी है, सेबी का काम होता है, जो आपका, अगर हम सेबी की बात करें, सेबी का काम है जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखना, उस शेयर मार्केट पर नजर रखना। उसका जो पूरी फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोल देते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है। ये बात याद रखना कि जो सेबी है, सेबी की स्थापना कब हुई, 1988 में हुई। शेयर मार्केट पर नजर रखने का काम करती है सेबी। इसी के साथ बच्चों, अगर हम बात करें 1989 में, 1989 में, 1989 में जवाहर रोजगार योजना लाई गई। जवाहर रोजगार योजना लाई, ये महत्वपूर्ण योजना थी। जो योजनाएं मैं आपको लिखवा रहा हूं बच्चों, वो जरूर याद रखना। ये वो योजना है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुई है एग्जाम में, मल्टीपल टाइम रिपीट हुई, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, या सेबी की स्थापना हो, या इससे पहले जो हमने जिन योजनाओं की बात करी वो हो, या फिर जवाहर रोजगार योजना हो। जवाहर रोजगार योजना कब आई, 89 में, सेबी आई 88 में, इंदिरा आवास योजना आई 85 में। ठीक है। तो इस 7वीं पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताओ, शेयर मार्केट से जुड़ा क्वेश्चन है, ये बताओ, आपको बताना है शेयर मार्केट का जो चिन्ह है, शेयर मार्केट, शेयर बाजार को जो दर्शाया जाता है, वो किन दो जानवरों के द्वारा दर्शाया जाता है। दो जानवर है जिनके द्वारा शेयर बाजार को दर्शाया जाता है, तो आप बताएंगे वे कौन से दो जानवर है जिनके द्वारा शेयर बाजार को दर्शाया जाता है। चलिए फटाफट बताओ, जब तक मैं कमेंट की ओर चलता हूं, एक बार देखता हूं किसका क्या कमेंट है। विकास शर्मा, राम राम भाई, बिल्कुल राम राम, बिल्कुल भाई। सूरज का जवाब आ गया, शिवानी का भी आ गया। बुल एंड बियर, बिल्कुल भाई, बुल एंड बियर, बुल एंड बियर, बिल्कुल भाई। ठीक है। भालू और सांड के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल भाई। विकास शर्मा ले ली भाई, राम राम। ठीक है, विकास शर्मा ले ली भाई। ठीक है, राम राम भाई। ठीक है, चलिए। ठीक है, यानी शेयर मार्केट में जो दर्शाया जाता है वो बुल और बियर के द्वारा दर्शाया जाता है। जो बुल है, सांड जो है, वो संकेत है शेयर मार्केट के ऊपर चढ़ने का, और जो बियर है, भालू है, वो है शेयर मार्केट का, जब शेयर मार्केट नीचे आ जाती है तो उसे दर्शाने के लिए जो है भालू को दिखाया जाता है। ठीक है। तो शेयर मार्केट में जो व्यापारी होते हैं उन्हें भी तेजड़िया और मंदड़िया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी, और जब हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, साथ ही कब हुई, 1990 में हुई। तो 1990 में समाप्त होने के बाद 2 वर्ष का क्या आ गया, योजना विकास। ठीक है, यानी कि 1990 से 1992,
योजना अवकाश, योजना अवकाश 1990 से 1992 का योजना अवकाश हुआ। अब हुआ क्या साथियों, ध्यान देंगे, 1990-92 के बीच में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आर्थिक स्थिति, हमारे पास विदेशी जो कर्ज था उसे भी चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसे में हमने पंचवर्षीय योजना को पोस्टपोन करा। ये कहा कि भाई पहले पैसे की व्यवस्था होगी, सारी चीजों की व्यवस्था होगी, उसके बाद करेंगे। तो इस जो ये योजना अवकाश है ना बच्चों 90 से 92, इसमें बस एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि इसी के बीच में 1991 में सरकार एक योजना लेकर आई थी, उसे बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण। आपसे पूछ लेगा कि जो एलपीजी है, ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति कब लाई गई? 91 में लाई गई। प्रधानमंत्री थे उस समय बच्चों नरसिम्हा राव, ठीक है। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जब योजना अवकाश चल रहा था, तो उस समय एलपीजी की जो नीति है वो लाई गई थी, ठीक है। तो यानी उससे पहले मोस्टली चीज हमारे देश में गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, तो इसके द्वारा लाइसेंस राज को भी समाप्त करा गया। पहले हर काम को करने के लिए लाइसेंस चाहिए था, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा हम उदारीकरण की नीति अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यानी कि ये 7वीं होगी हमारी। इसके बाद हम बढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। अब होगी हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, और ये 2 साल बाद आई, यानी कि 1992 से 1997। यानी कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना चली साथियों, वो हमारी चली 1992 से लेके 1997, ठीक है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, हम अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की बात करें तो होता मानव संसाधन का विकास करना। किसका विकास करना? मानव संसाधन का, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना। उद्देश्य की बात करेंगे, मानव संसाधन का विकास। देखो बात समझना, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज, जिनसे हम कुछ चीज प्राप्त कर सकते हैं। मानव भी अपने आप में, इंसान भी अपने आप में क्या है? संसाधन है, जिसके पास असीमित ऊर्जा है, एक प्रकार से कहा जाए। लेकिन मैटर ये हुआ कि सरकार ने कहा कि हम मानव संसाधन का विकास करेंगे। ये नहीं कहा कि देश में और नए नए जो शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशन के संस्थान है, वो खोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो ब्रेन है, ब्रेन को डेवलपमेंट, बुद्धि का डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। आप देखोगे भी भारत में जो आईआईटीज है या एम्स है, ठीक है, या आईआईएम है, तो उनमें जो छात्र पढ़ते हैं वाकई में वो मानव संसाधन का अपने आप में एक अमूर्त उदाहरण है। लेकिन समस्या ये है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले 50% से भी ज्यादा जो भारतीय हैं वो भारत में नहीं रुकते हैं। वो बाहर विदेश में, यूएसए में, यूके में, जो अलग अलग कंट्रीज है, वहां पे जो है बेहतर जीवन की तलाश में जो भारत से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सरकार को इस ओर भी एक ध्यान देना पड़ेगा कि आप बेहतर एजुकेशन सरकार के खर्चे भारत में ले रहे, एम्स में आप फ्री बराबर पढ़ाई कर रहे, और उसके बाद आप देश को छोड़ के बाहर सेवाएं दे रहे, तो सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है नियम बनाना पड़ेगा। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें बच्चों, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अगर इसके मॉडल की बात करें तो इसका जो मॉडल था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी तक हम आयात निर्यात मॉडल कर रहे थे, यहाँ पे इसका मॉडल, जो मॉडल लिया गया था वो लिया गया था जॉन डब्ल्यू मिलर से। तो लिखेंगे मॉडल की अगर हम बात करें, जॉन डब्ल्यू मिलर। अगर हम मॉडल की बात करें तो किसका मॉडल था? जॉन डब्ल्यू मिलर का मॉडल था, ठीक है। और अगर इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें कि इस पंचवर्षीय योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई थी, तो 1995 में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी। कैसे और कोई खास अचीवमेंट नहीं था। तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील, मिड डे मील, मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई। मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई। चलिए फटाफट आपको ये बताना है
कि जो मिड डे मील योजना है इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के किस राज्य से हुई थी? चलिए बताइए फटाफट, मिड डे मील योजना की शुरुआत। मैंने बता दिया 1995 में शुरुआत हुई, 15 अगस्त से हुई शुरुआत। भारत का वो कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई? बताइए भाई, फटाफट बताएंगे। बादल शर्मा हरियाणा, सीमा सीमा हरियाणा, तमिलनाडु। बिल्कुल भाई। देखो, इसका जो सही जवाब है बिल्कुल वो है तमिलनाडु। मिड डे मील योजना की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु में हुई थी, ये बात याद रखो। हरियाणा में तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसका प्रयोग किया गया था, लेकिन अगर कभी भी आता है मिड डे मील योजना की जो शुरुआत है वो तमिलनाडु से ही मानी जाती है, ये बात याद रखना भाई। ठीक है, चलिए। तो यानी कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। मानव संसाधन का विकास करना था, मानव संसाधन का विकास करना था, और इसकी जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट था वो था मिड डे मील योजना। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं बच्चों 9वीं पंचवर्षीय योजना पे। ठीक है, अब होगी हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1997 से 2002, 97 से 2002 तक रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 1997 से लेके 2002 तक रही थी। तो इसके दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। 1998 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, सॉरी, एक बार इसका उद्देश्य देख लेंगे भाई, है ना उद्देश्य। अगर हम 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करेंगे तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय था। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि जो समाज है, समाज के जो सभी वर्ग हैं, मैंने बताया था सामाजिक न्याय का क्या है। वो जो समाज है, समाज के सभी वर्गों का जो है वो कल्याण होना चाहिए। ये नहीं है कि एक वर्ग बहुत आगे बढ़ गया और एक वर्ग बहुत पीछे रह गया। ठीक है, मॉडल अब सभी का लगभग सेम ही मॉडल चला था, आयात निर्यात ही मॉडल पर आधारित थी, तो मॉडल देखने की आवश्यकता नहीं है। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1998 में। 1998 में केसीसी की शुरुआत हुई। केसीसी की शुरुआत, केसीसी का मतलब है छात्रों किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत हुई। किसानों को एक कार्ड जारी कराया गया जिसका नाम था केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। वो इस न्यूनतम ब्याज पर एक पैसा जो है वो बैंक से उधार ले सकते थे, इसे ही नाम दिया गया केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि अपने आप में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना थी। आज भी जो किसान पृष्ठभूमि से जुड़े बच्चे होंगे तो उन्हें केसीसी के बारे में जो है पता होगा, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक है, ये 98 में शुरुआत हुई बच्चों। इसी के साथ बात करें बच्चों 1999 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान कारगिल का युद्ध हो गया। कारगिल युद्ध, कारगिल का युद्ध हुआ 99 में। 98 में हमने केसीसी की शुरुआत करी और 99 में कौन सा हुआ? कारगिल का युद्ध हुआ। बताओ, चलो बताओ, कारगिल के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कारगिल के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन कौन सा चलाया था, बताएंगे भाई? कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? अंकित शर्मा, बिल्कुल भाई, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो तो हैदराबाद में चला गया था, हैदराबाद के विलय के लिए। ठीक है, बिल्कुल भाई, ऑपरेशन विजय। ठीक है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। अब यहाँ पे समझो, ध्यान ध्यान दियो चीजों को। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया था भारतीय थल सेना ने। भारतीय थल सेना ने, भारतीय थल सेना से पहले प्रयास करा था वायुसेना ने, वायुसेना को भी लगाया गया था। लेकिन जो पहाड़ की हाइट है वो काफी, एक प्रकार से देखा जाए पहाड़ की हाइट पर जब ये भारतीय वायुसेना के जो हवाई जहाज जाते थे तो चोटी में बैठ के उन्हें टारगेट करना जो है बहुत आसान है। ठीक है, आपने कंधे पे एक मिसाइल रखी, उससे आप आराम से टारगेट कर सकते हो। तो बताओ, भारतीय वायुसेना ने भी एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम बताओ आप कौन सा था?
भारतीय वायुसेना ने। बताएंगे भाई? बिल्कुल भाई। नहीं भाई, अंकित शर्मा मेघदूत नहीं। मेघदूत नहीं भाई। मेघदूत तो सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन सफेद सागर, बिल्कुल भाई, सौरभ का जवाब बिल्कुल सही है। ऑपरेशन सफेद सागर, यानी कि याद रखना है, कारगिल युद्ध के दौरान दो चले थे, ऑपरेशन सफेद सागर भी चला था और ऑपरेशन विजय भी चला था। ऑपरेशन विजय थल सेना का था, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि थल सेना ने ही बाद में लड़ाई को लड़ा था। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ऑपरेशन सफेद सागर को भी याद रखना है, कारगिल के युद्ध से संबंधित है, भारतीय वायुसेना ने। चलिए भाई, एक एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दो फटाफट। ये बताओ, ऑपरेशन विजय कारगिल के अलावा और किस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, कारगिल के अलावा? बताइए भाई फटाफट, पता लगेगा आज आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, दीपक कनौजिया क्या बोल रहा भाई? सर आप नहीं गए दिल्ली? नहीं भाई, हम नहीं गए दिल्ली, बारिश हुई थी इस वजह से दिल्ली नहीं गए। ठीक है, चलिए, दीपक दे दिया भाई जवाब तेरा। ठीक है, चलिए, आया नहीं भाई? ऑपरेशन विजय कारगिल के अलावा और किस क्षेत्र पे, टेरिटरी पे अधिकार करने के लिए चलाया गया था? अंकित शर्मा बिल्कुल सही भाई, गोवा। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमने गोवा पे अधिकार करा था तो उस समय भी कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, यानी कि 98 में केसीसी की शुरुआत करी गई, 99 में कारगिल का युद्ध हुआ। इसी के साथ बच्चों हम बात करें तो वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत करी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो लिखेंगे 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत। याद रखना बच्चों, ये महत्वपूर्ण योजना है कि इसी योजना के द्वारा प्रत्येक गांव को सड़कों के माध्यम से जो है जोड़ा गया था शहरों से। नहीं, पहले कच्चे रास्ते होते थे गांव के, तो इसी के माध्यम से जो है गांव की जो सड़कें हैं उन्हें पक्का करा गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा ही। ठीक है, और इसी में 2000 में ही बच्चों चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, शुरुआत हुई सर्व शिक्षा अभियान की, यानी कि सब पढ़े सब बढ़े। देखा होगा आपने सरकारी स्कूलों पे एक पेंसिल सी बनी रहे, उस पे एक दो बच्चे बैठे रहे, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, और फिर वहां पर लिखा रहे सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये भी बच्चों 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, ठीक है, चलिए, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ये जो है भाई 9वीं पंचवर्षीय योजना होगी। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। ठीक है, चलिए, अब है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से लेकर 2002 तक, तो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना होगी 2002 से लेकर 2007 तक। 2002 से 2007 तक। ठीक है, ये थी हमारी बच्चों 10वीं पंचवर्षीय योजना जो चली 2002 से लेकर 2007 तक। अगर हम बच्चों इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था समावेशी विकास, यानी समावेशी विकास की वही विकास करेंगे और देश के सभी वर्ग को लेके जो है साथ चलेंगे, तो होगा समावेशी विकास। उद्देश्य की बात करेंगे तो समावेशी विकास होगा, समावेशी विकास होगा। मॉडल की सेम वही है, अगर मॉडल वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मॉडल की अगर हम बात करें तो मॉडल कौन सा था? आयात निर्यात मॉडल, आयात और निर्यात मॉडल। मॉडल की अगर बात करेंगे तो मॉडल कौन सा था? आयात निर्यात मॉडल। और इसके दौरान जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये हुई 2005 में। 2005 में शुरुआत हुई नरेगा की, नरेगा की, नरेगा की। इस नरेगा के द्वारा यह तय किया गया कि साल में 365 दिन में कम से कम 100 दिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें काम उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी नरेगा को बाद में इसका नाम कर दिया गया था छात्रों, मनरेगा। ठीक है,
तो यानी ये महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में यही घटना घटी थी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ध्यान दे लो भाई, कमेंट में बातचीत ना करो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। तो जो छात्रों हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये चली हमारी 2007 से लेकर 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी छात्रों 2007 से लेकर 2012 तक। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास। मॉडल सेम वही होगा, आयात निर्यात मॉडल, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, तीव्र एवं समावेशी विकास। तो इसमें 2009 में एक महत्वपूर्ण चीज आई और वो थी छात्रों RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब आपको 2009 में आया RT, राइट टू एजुकेशन, और इसे अप्लाई करा गया था छात्रों 2010 में। ये बात याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यानी जो RT है, राइट टू एजुकेशन, आया 2009 में, लेकिन जो अप्लाई करा गया वो करा गया 2010 में। ठीक है, 2010 में। उसके बाद सीधा हम 12वीं पंचवर्षीय योजना पर चलेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये रही थी 2012 से 2017। 2012 से 2017। देखो, इससे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। इसका भी सेम ही उद्देश्य था, तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र, अधिक एवं सतत समावेशी विकास। समावेशी विकास। और इस योजना के दौरान देखा जा तो कोई ऐसी खास जो कार्य है वो नहीं हुआ था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्योंकि आप ये देखोगे 2012 से 2017 तक है, 2014 में सरकार चेंज हो गई थी और सरकार ने निर्णय लिया था कि हम इस पंचवर्षीय योजना को बंद कर देंगे आने वाले समय में। अब चल रही थी तो बीच में बंद करते तो थोड़ा सा ही नहीं लगता था ना। इसके बारे में कोई ऐसा मतलब ऐसा डाटा दिया गया कि हमने कितना % अचीव करा, क्या अचीव करा, क्या नहीं करा। ठीक है, तो ऐसे इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई खास काम नहीं हुआ। बात करें 2016 में बस नोटबंदी हुई थी। ठीक है, नोटबंदी करी गई थी इसमें। ठीक है, तो एक प्रकार से देखें, बस इसका टाइम पीरियड याद कर लेंगे। देखो छात्रों, बात सुनो, हमने कहा हमारी 12 पंचवर्षीय योजना है। याद रखना, जिसने शुरुआत का एक फॉर्मेट जो हमने याद करवाया था कि कहां से क्या चीज ली गई क्या, और शुरुआत की 6 पंचवर्षीय योजना रख लो आप, उनमें काम हो जाएगा आपका। क्योंकि मोस्टली जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अधिकांश 6ठी पंचवर्षीय योजना तक पूछे गए हैं, लेकिन टाइम पीरियड आपको सभी का याद रखना है ना। तो इसी के साथ हमारा पंचवर्षीय योजना जो टॉपिक है छात्रों वो हो गया समाप्त। ठीक है, तो चलिए एक बार बताइए क्लास कैसी रही, टॉपिक कैसा रहा। उसके साथ ये भी सुझाव दीजिए कि जो अगला टॉपिक लें हम वो कौन सा टॉपिक लें। ठीक है, बताओ। बिल्कुल, चलिए बताओ पहले तो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, साथ ही ये भी सुझाव दो कि इसके बाद हम कौन सा टॉपिक कराएं, आपको बताओ। जो आपकी डिमांड होगी उसी के आधार पर चलेंगे, लेकिन फिर क्लास में जुड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसके बाद फिर देखते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम जो जो टॉपिक हो हमारे, सेंसेक्स जो है टॉपिक हो गया। ठीक है, ये इंडेक्स टॉपिक हो गया हमारा, जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया, पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, उनके विषय में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक हो गए उन सभी टॉपिकों को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही छात्रों। ठीक है, मिलते हैं फिर। अंकित शर्मा, बुक एंड राइटर, बिल्कुल भाई वो भी कराएंगे। बिल्कुल मोहित शर्मा, गुड नाइट। बिल्कुल भाई, गुड नाइट। सारे टॉपिक लेके चलेंगे हम धीरे धीरे क्रम वाइज। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल भाई शेयर जरूर रख रो। और जब क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद जो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाएगी उसके बाद उसके नीचे कमेंट जरूर करो। तो देखो ये जो कमेंट है लाइव में, ये लाइव के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद नीचे कमेंट जरूर करें।
बिल्कुल। बादल शर्मा प्रणाम, बिल्कुल भाई प्रणाम। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।